जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वन स्टेप में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग रेलवे के घटना चक्र के डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो उसके लिए अपना यूट्यूब पर प्लेलिस्ट दोस्तों इसके लिए बना दिया गया है, तो आप लोग जाइए उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, वीडियो को देखिए। उसी सीरीज में दोस्तों हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हम लोग का टॉपिक है, आज का सीरीज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है और उसमें उसके रिलेटिव जो भी पौधों में होने वाला जो भी घटना होती है उसके बारे में दोस्तों आज के सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो दोस्तों सीरीज होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों इसमें आप लोग को करना है क्या है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना है। हमसे बताने से पहले आप लोग को क्या करना है, इसमें अपना ऑप्शन को चूज करना है और जब मैं बताऊं तो आप लोग को उसे मैच करना है कि आप लोग का कितना सही हुआ, और उस कितना सही हुआ उसको आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि टोटल क्वेश्चन में से कितना आप लोग का क्वेश्चन सही हुआ। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि पौधों के पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। दोस्तों जो पौधा का पत्ती होता है उसमें जो वाष्पीकरण की क्रिया होता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर बी है रेस्पिरेशन और ऑप्शन नंबर डी में है परसिपिरेशन और ऑप्शन नंबर डी में है एवापोरेशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। दोस्तों जो ट्रांसपिरेशन होता है वो जो पौधों को जो पत्ती होता है, इस पत्ती में छोटे छोटे निचले स्तर पर छिद्र होता है, उस छिद्र को दोस्तों रंध्र या एस्टोमाटा बोलते हैं। उसी से दोस्तों 80 से 90% जो होता है जल का वाष्पीकरण पत्ती के रंध्र या एस्टोमाटा द्वारा होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण क्या है। परागकण क्या है। ऑप्शन ए है स्टिग्मा से परागकोश तक परागकण का संचारण, ऑप्शन नंबर बी में है पौधों में परागकण का उत्पादन और ऑप्शन नंबर सी है परागकोश से स्टिग्मा तक परागकण का संचार और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोश से स्टिग्मा तक। परागकोश जो दोस्तों होता है पौधों का ये पुरुष भाग होता है और जो स्टिग्मा होता है पौधों का स्त्रीलिंग भाग होता है। इसमें बना गया पराग जो होता है परागकोश से निकलकर स्टिग्मा तक जो परागकण जाता है उसी को परागण बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद जो होता है निषेचन होता है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जियोट्रॉपिज्म क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, यानी जो गुरुत्वाकर्षण है उसके विपरीत जो होता है पौधों की वृद्धि। और ऑप्शन नंबर बी में है सूर्य के रोशनी के प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि और ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि और ऑप्शन नंबर डी है जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की
वृद्धि। जियो मतलब दोस्तों आप लोगों को पता है ज्योग्राफिकल वर्ड है, उससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं कि जियोट्रॉपिज्म मतलब गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। और दोस्तों यदि यहाँ पर सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में, तो ये हो जाएगा हेलियो, यानी जो सूर्य के रोशनी का जो होगा उसके रूप में हेलियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। और जो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो डी है, तो ऑप्शन नंबर डी के लिए हो जाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके दोस्तों, आप लोग को ध्यान रखना है, फिर से आप लोग को बता देते हैं, गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया के रूप में अगर पौधों का वृद्धि होगा तो उसको बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। अगर सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि होगा तो उसको बोलते हैं हेलियोट्रॉपिज्म। और यदि यहाँ पर ऑप्शन डी में जो दिया गया है जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, तो उसके लिए दोस्तों हो जाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। और यहाँ पर पोषक तत्वों के प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि जो है उसके लिए हो जाएगा केमिकल ट्रॉपिज्म, रासायनिक ट्रॉपिज्म जो होगा। इसके ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प प्रासर्वी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पराश्रयी या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है। दोस्तों ऑप्शन है ए में पीचर पौधा, ऑप्शन नंबर बी में है अमरबेल या कुसकुटा। ठीक है, अमरबेल, यहाँ पर दोस्तों अमरबेल या कुसकुटा, वीनस फ्लाईट्रैप या मोसस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल या कुसकुटा। दोस्तों अमरबेल या जो कुसकुटा होता है वो प्रासवी जो पौधा होता है, यानी दूसरे पौधे पर ये आश्रित रहने वाला पौधा है। दोस्तों गांव के बाहर में बबूल का या कोई झाड़ीदार जो पौधा होता है उस पर आप लोग देखे होंगे, ये जो अमरबेल और जो कुसकुटा होता है ये लंबे लंबे धागे के रूप में पौधों पर, बबूल या किसी और जो झाड़ीनुमा पौधा होता है उस पर पूरे ऊपरी सतह पर, यानी पौधा का ऊपरी सतह पर पूरे एक जालनुमा रचना बना के रहता है, पीले रंग का पतले धागे के रूप में रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अमरबेल या कुसकुटा। ये जो होता है खुद का भोजन नहीं बनाता है, बल्कि जिस पौधा पर दोस्तों ये रहता है उसी के बनाया गया पौधा से खाना और पानी को प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसीलिए इसको बोला गया है प्रासर्वी पौधा। तो दोस्तों चलिए अगला, और जो दो ऑप्शन नंबर ए है पीचर पौधा, ये एक जो है ये जो क्या है पीचर और घाटपानी जो होता है ये एक मांसाहारी पौधा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है हैदर अली, और ऑप्शन नंबर बी है सत्येंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और ऑप्शन नंबर डी है जगदीश बोस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस, जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने पौधों को विकास को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में रोगों के अध्ययन और जिस तरह से पौधों के संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आंसर ऑप्शन में है पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी में है फिजियोलॉजी, और ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में है फाइटोपैथोलॉजी, और ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में है फोटोफॉर्मेजेनिस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फाइटोपैथोलॉजी। पौधों में रोग जो होता है या उससे होने वाला जो संक्रमण होता है उसका प्रतिरोध या सामना करने के जो अध्ययन को बोला जाता है उसको बोला जाता है फाइटोपैथोलॉजी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जरूर आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, नहीं है बताना है, यानी अलैंगिक प्रजनन का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा
नहीं है। ऑप्शन ए है मुकुलन, और ऑप्शन नंबर बी में है बाइनरी फिजन, और ऑप्शन नंबर डी में है विखंडन, और ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में है परनिषेचन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। परनिषेचन जो है एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुकुलन जो दोस्तों होता है, मुकुलन हाइड्रा में और ईस्ट में इस विधि से प्रजनन होता है। याद रखना है, मुकुलन जो होता है हाइड्रा और ईस्ट में इस विधि से प्रजनन होता है, और जो विखंडन के प्रक्रिया से रूप में जो भी होता है प्रजनन, वो होता है प्लेनेरिया में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के विकास के लिए मिट्टी के पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है। दोस्तों बताना है यहाँ पर हम लोग को कि पौधों के किसी पौधा का विकास के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितना अगर रहेगा तो वो अनुकूलित माना जाएगा, उसमें विकास सही तरीके से पौधे का विकास हो पाएगा। तो दोस्तों चलिए उसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5.5 से 7.5 के बीच, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 से 3.5 के बीच, और ऑप्शन नंबर सी है 9 से 10, और ऑप्शन नंबर डी है 10 से ऊपर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.5 से 7.5 के बीच। दोस्तों आप लोग को बता दें कि 0 से 7 तक यानी जाते हैं, अगर बढ़ते हैं 0 से 7 तक तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अम्लीय होता है। 0 से 7 तक अम्लीय होता है, और 7 से दोस्तों 14 तक क्षारीय होता है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि 7 से जैसे जैसे हम लोग 0 की तरफ बढ़ते हैं, इस स्केल पर पीएच मान अम्लीय होते जाता है, और जैसे जैसे हम लोग यहाँ से 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे पीएच जो मान होता है क्षारीय होता है। अर्थात 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीय मान अधिक होने लगता है, यानी अम्ल का मात्रा बढ़ने लगता है, और 7 से 14 की तरफ बढ़ने पर उसका क्षारीय मान बढ़ने लगता है, इसलिए अर्थात क्षारीय प्रकृति होने लगता है। और जो दोस्तों बीच का जो 7 होता है वो होता है उदासीन। इसका उदाहरण है हम लोग का जल। जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है, 7 होता है। तो क्या बात आप लोगों को ध्यान रखना है, 7 जो स्केल पर होता है उदासीन होता है। 7 से 0 तक यानी जैसे जैसे कम होगा पीएच मान बढ़ते, यानी हम लोग क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्षारीय मान बढ़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सर जगदीश चंद्र बोस के पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों ऑप्शन है क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी में है कार्डियोग्राफ, और ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में है पॉलीग्राफ, और ऑप्शन नंबर डी में है टेलीग्राफ। तो दोस्तों इसका आंसर हो चुका है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग आसानी से टिकट कर सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि के विकास के लिए निर्मित उपकरण जो था वो था क्रेस्कोग्राफ। दोस्तों क्रेस्कोग्राफ से पौधों के वृद्धि को मापने के लिए एक प्रकार का उपकरण है। और दोस्तों कार्डियो इसमें लगा है, कार्डियो जिस किसी वर्ड में लग जाए तो समझिए वो हृदय से संबंधी है। तो यहाँ पर जो कार्डियोग्राफ है हृदय स्पंदन की मात्रा मापने का एक यंत्र है, और यहाँ पर जो पॉलीग्राफ है झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए ये पॉलीग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लावोनोइड जो होता है वर्ण किसके उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों बताना है कि पौधों में जो नीला, बैगनी, लाल जो कलर का वर्णक होता है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी है
एंथोसाइनिन, और ऑप्शन नंबर सी में है कैसेथोफाइल्स, और ऑप्शन नंबर डी में है क्लोरोफिल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंथोसाइनिन जो होता है, इसी के वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से पौधा जो होता है, पौधा का जो नीला, बैगनी या लाल जो वर्णक होता है, एंथोसाइनिन के वजह से ही होता है। और दोस्तों जो कैरोटीन होता है, ये विटामिन ए के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। यानी ये गाजर जो होता है, गाजर कैरोटीन के कारण लाल दिखाई देता है। और जो दोस्तों पौधों का जो पत्ता होता है, हरा जो होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और पौधों में भोजन का जो निर्माण होता है, उसका जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल जो चक्र है किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन नंबर बी में है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पृथ्वी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य। सूर्य के द्वारा पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है। दोस्तों ये प्रोसेस कैसे होता है? जैसे बारिश होता है तो पानी हम लोग का क्या होता है, पृथ्वी पर आता है, नदियों में बहने लगता है, उसका कुछ मात्रा जो हम लोग पृथ्वी अवशोषित कर लेता है और जगह जगह गड्ढे नाले में उपस्थित हो जाता है। सूर्य क्या करता है दोस्तों? सूर्य जो होता है इस वाटर को, इस जल को वाष्पित करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो यहाँ से ये जो जल आया, इस जल को ये वाष्पित किया सूर्य, ये ऊपर जाकर यहाँ पर बादल का निर्माण किया, संघनन हो गया। इसका जैसे जैसे टेम्परेचर इसका घटा तो ये इसका संघनन हो गया, और संघनन होने के बाद पुनः ये जो वाष्पित जल था पुनः अपने पृथ्वी पर आ गिरेगा। उसे ही हम लोग वर्षा कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से सूर्य क्या किया, नदी और तालाब में जो जल का मात्रा था उसको वाष्पीकरण कर दिया, जाकर यहाँ ऊपर में बादल के रूप धारण कर लिया और संघनित होकर बूंदों के रूप में पृथ्वी पर पुनः आ गिरा। उसी को वर्षा कहते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहेगा। तो आप लोग खुद बताइए इस प्रक्रिया को करने वाला कौन है, इस चक्र को पूरा करने वाला कौन है? तो यहाँ पर आप लोग का आंसर होगा सूर्य। सूर्य जो होता है जल चक्र को प्रभावित करता है। और जो दोस्तों जो चंद्रमा है वो ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। ध्यान रखना है, सूर्य जो होता है जल चक्र को प्रभावित करता है, चंद्रमा जो दोस्तों होता है वो आप लोग का ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। दोस्तों यहाँ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोस्तों दिन और रात होता है, और पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण जो होता है आप लोग का दिन जो होता है बड़ा छोटा होता है, और उसके बाद मौसमी घटना होता है, मौसम परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है तना, ऑप्शन नंबर बी में है जड़ें, और ऑप्शन नंबर सी में है जाइलम, और ऑप्शन नंबर डी में है डंठल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। तो पौधों में पानी और खनिज का परिवहन के लिए कौन है? तो जाइलम। दोस्तों याद रखिएगा, जाइलम मीन्स जाइलम जैसे ही होता है, और याद करने का चूँकि कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें कि जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार का होता है। तो इसमें कौन जल को यहाँ पर परिवहन करता है और कौन जो होता है उत्पादित फूड को परिवहन करता है? तो जाइलम, जॉ फॉर जाइलम और जॉ फॉर जल। तो जल और खनिज को जाइलम करता है, और फ्लोएम जो करता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना फूड जो होता है, खाद्य जो पदार्थ होता है उसको जो होता है फ्लोएम जो होता है उसको परिवहन करता है। तो याद रखिएगा जॉ फॉर जाइलम और फॉ फॉर फ्लोएम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? यदि वो वीडियो ये आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक बात बता दें, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो भी रेलवे के एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट है, कैंडिडेट है, उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और
कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ। और लास्ट में ये बोलना चाहते हैं कि ये मेरा जो चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई भी दोस्तों पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है, बल्कि आपको सब्सक्राइब करने से मेरा सपोर्ट होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।